बच्चों को प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं। प्लांट एंड मशीनरी का प्रीवियस ईयर बैलेंस है ₹20 लाख और करंट ईयर बैलेंस है ₹30 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है प्रीवियस ईयर का ₹4,80,000 और करंट ईयर का ₹5,90,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमसे कहा गया है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू ₹2 लाख है उसको ₹1,10,000 का बेचा गया। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी उसकी बुक वैल्यू दे रखी है। आमतौर पे कॉस्ट दे रखी होती है और हमें उस पर्टिकुलर मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाना होता है, तब जाके बुक वैल्यू आती है। बट यहाँ पर बुक वैल्यू क्लियरली आपको गिवन है जो कि ₹2 लाख है और इसे ₹1,10,000 में बेचा गया है। यानी इसको बेचने पर फर्म को या कंपनी को ₹90,000 का लॉस हुआ है। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा है ₹1,50,000। अब इस क्वेश्चन में खास बात है बच्चों, क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रखा कि आपको मशीनरी की परचेज या मशीनरी की सेल निकालनी है। आपसे एक ऐसी चीज मांगी है जिसके लिए जो ऊपर के बैलेंसेस दे रखे हैं वो किसी काम के हैं ही नहीं। आपको ना ही मशीनरी अकाउंट बनाने की जरूरत है, ना ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत है। क्यों नहीं है जरूरत, आइए इस पॉइंट को देख लीजिए। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी शोन अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको अमाउंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो तो हम बच्चों ऐसे ही बता देंगे इन दोनों अकाउंट को बनाए बिना। ठीक है बच्चों, एक चीज है आपका डेप्रिसिएशन जो कि 1,50,000 है और दूसरी चीज है वो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो कि है 90,000। आपको मशीनरी की परचेज मशीनरी की सेल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग जो आइटम्स होते हैं ये आपके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में कहीं शो ही नहीं किए जाते। इन्हें शो किया जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अंडर द हेडिंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और इनको ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में, ताकि बाद में हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल सकें। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 90,000 और 1,50,000 को, ये आ जाएगा ₹2,40,000 और यही 2,40,000 आपका आंसर है और जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों। अब इस पॉइंट को देख लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। रेंट रिसीव बाय अ रियल एस्टेट कंपनी इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चों रियल एस्टेट कंपनी का तो रोज का काम है रेंट लेना देना, ये सब प्रॉपर्टी में ही डील करते हैं, तो रेंट रिसीव इनके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इट्स अ राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी या डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी इज एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक मिनट बच्चों, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा था। यस, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा है, तो ये बिल्कुल भी सही लिखा है क्योंकि डिविडेंड चाहे फाइनेंसिंग कंपनी पे करे चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी पे करे, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और लास्ट वाला थर्ड स्टेटमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय आप करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ ही ट्रीट करते हैं। आप लोग जानते हैं जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो जब भी करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है तो हम ये मानते हैं, ये प्रिज्यूम करते हैं कि उसके अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही होंगी, इसलिए हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ ही रखा करते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर बच्चों?